हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया हूँ विद्या गुरु से। स्टार्ट करने वाले हैं करंट अफेयर्स का एक सेशन। करंट अफेयर्स ये जो हम अभी वीडियो देखेंगे बच्चों, वो मई का है, फर्स्ट वीडियो ऑफ में। बट आज मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाएगा। आज मैंने क्वेश्चन का फॉर्मेट उठाया है। देखिए, जो आप वन लाइनर है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको वन लाइनर से याद तो हो ही जाता है कि एक एक लाइन में लिखा हुआ है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है। बट आज मैं ऑप्शंस के साथ जनरली मैं चाहती थी करना बहुत टाइम से, अभी मैंने वही किया है। ऑप्शंस के साथ मैंने लाया है क्वेश्चंस को, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। याद तो करना ही है, बट काफ़ी सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं मई के मंथ के, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि जो भी नया वीडियो हम लोग डालें बच्चों आपके पास उसका नोटिफिकेशन आएगा। और सिर्फ सब्सक्राइब स्टूडेंट्स ही होते हैं जिनके पास नोटिफिकेशन आता है नया वीडियो डलने का। वीडियो प्लीज़ पूरा देखिए, एक भी क्वेश्चन आप मिस नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपने आधा वीडियो देखा और चलो हो गया, ऐसा नहीं होगा। प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा। चीज़ें मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी आपको अच्छे से याद हो जाएँ, बस ध्यान दीजिए, फोकस्ड रहिए। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, हु रोट द बुक द फ्लेमिंग ट्रेसेस ऑफ द्रौपदी। बुक का कवर पेज डालने का पर्पस देखिए, ये देखिए ऑप्शन भी दिए हैं मैंने एट द सेम टाइम, बट मैं ये दिखाना चाह रही थी। द फ्लेमिंग ट्रेसेस ऑफ द्रौपदी रिटन बाय एम वीरप्पा मोइली। एम वीरप्पा मोइली ने किताब लिखी है द फ्लेमिंग ट्रेसेस ऑफ द्रौपदी। कुछ नहीं याद रहता है, प्रॉब्लम होती है, कोई बात नहीं। द्रौपदी नाम याद हो जाएगा। इसी से रिलेट करने की कोशिश करिए कि जब हम बात कर रहे हैं कोई रिसेंटली लिखी हुई बुक जिसके नाम में द्रौपदी आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, मैं समझ रही हूँ कि मैं थोड़ा गलत तरीका ले रही हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ पूरा नाम याद करना आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अभी रिसेंटली एक बुक द्रौपदी के नाम से रिलीज़ हुई है, जिसके राइटर हैं एम वीरप्पा मोइली। नाम भी याद करना है, इतना बड़ा लेंदी सा बुक का टाइटल भी याद करना है, डिफ़िकल्ट होगा, इसलिए कहा। अगर पूरा नहीं याद कर पाते हो कोई बात नहीं। एम वीरप्पा मोइली, द्रौपदी एक किताब है, द फ्लेमिंग ट्रेसेस ऑफ द्रौपदी। याद करने के लिए सिर्फ द्रौपदी के नाम से थोड़ा सा दिमाग में बिठा लीजिए, याद हो जाएगा। द फ्लेमिंग ट्रेसेस ऑफ द्रौपदी एम वीरप्पा मोइली की बुक है। क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट देखिए ज़रा क्या कहता है। Which nation is going to host the first World Ocean Festival? ये फर्स्ट वर्ल्ड ओशन फेस्टिवल है, ये वर्ल्ड ओशन कॉन्फ्रेंस नहीं है। ये क्या है? ये वर्ल्ड ओशन फेस्टिवल है। कॉन्फ्रेंस के साथ कंफ्यूज मत होइएगा, मैं कॉन्फ्रेंस नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं वर्ल्ड ओशन कॉन्फ्रेंस आपको लास्ट वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड ओशन फेस्टिवल की, जो कहाँ पर मनाया जाएगा। दैट मीन्स विच नेशन इज़ गोइंग टू होस्ट दैट? यूएसए, न्यूयॉर्क की बात कर रहे हैं। न्यूयॉर्क में होगा वर्ल्ड ओशन फेस्टिवल। याद रखिएगा बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। वर्ल्ड ओशन फेस्टिवल न्यूयॉर्क में होगा। देखिए, अभी तक मैंने जो क्वेश्चन पढ़ाया है, बार बार इसलिए बोलती हूँ, मुझे पता है आपको शायद मेरी बात समझ में आएगी। बार बार बोलने का रीज़न ही यही है कि आपको याद हो जाए, नहीं तो याद होगा नहीं। थोड़ा बोरिंग ही होता है करंट अफेयर्स, मैं जानती हूँ। फ्लेमिंग ट्रेसेस ऑफ, द फ्लेमिंग ट्रेसेस ऑफ द्रौपदी एम वीरप्पा मोइली की बुक थी। वर्ल्ड ओशन फेस्टिवल यूएसए न्यूयॉर्क में होगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन कहता है बच्चों, ज्ञानपीठ अवार्ड, जिसे हिंदी में ज्ञानपीठ अवार्ड लिखा हुआ होता है, मुझे पता है। ज्ञानपीठ अवार्ड 2016 किन्हें मिला है, किनको मिला है? हम कह रहे हैं ज्ञानपीठ अवार्ड। यहाँ पर देखिए शांका घोष, जिन्हें मिला है ज्ञानपीठ अवार्ड 2016। अब अगर याद रखें तो प्रोफेसर शांका घोष एक बहुत एमिनेंट बंगाली पोएट हैं, लिटरेरी क्रिटिक भी है। मैंने कहा बंगाली पोएट हैं, घोष है इनके नाम में, तो याद आपको हो जाएगा। इनके नाम में बच्चों घोष है, तो ये एक बंगाली पोएट हैं, ये याद रखिएगा। एक लिटरेरी क्रिटिक हैं, और मैंने कहा इन्हें मिला है ज्ञानपीठ अवार्ड। शांका घोष को प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी जी ने इन्हें ये अवार्ड दिया। शांका घोष, फिर नाम बोल रही हूँ, शांका घोष, जिन्हें मिला है ज्ञानपीठ अवार्ड। ज्ञानपीठ अवार्ड 2016 का, 2016 का शांका घोष को ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
अभी एम वीरप्पा मोइरी भूलिएगा मत, यूएसए न्यूयॉर्क भूलिएगा मत, और वैसे ही शंख घोष को भूलना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बस इतना सा कहता है नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप, नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप किस टीम ने जीता। अब देखिए दिमाग लगाने वाली बात है, टीम में सारे के सारे स्टेट्स के ही तो नाम दिए हुए हैं, तो जीतने वाली भी कोई स्टेट ही होगी। एथलेटिक्स की बात करते हैं तो हम जानते हैं, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि एथलेटिक्स की जब हम बात कर रहे हैं बच्चों, तो एथलेटिक्स में हरियाणा बहुत आगे रहता है, इसीलिए एथलेटिक्स हरियाणा ने जीता है। आसान था, ज़्यादातर ऐसा होता है कि बच्चे गैस भी मारते हैं तो हरियाणा ही बोलते हैं, आई एम श्योर। तो नेम द टीम दैट हैज़ वन 2017 नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैम्पियनशिप, हरियाणा को रेफर कर रहे हैं, नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कहता है नेम द नेशन दैट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर। अब मिलिट्री के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा खर्चा करता है, कौन बता रहा है? ये बताने वाले हैं स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब ये इसको देख लीजिए ज़रा, ये इसी से ही आपको पता चल जाएगा कि यूएस कितना ज़्यादा पैसा खर्च करता है, कितना ज़्यादा पैसा खर्च करता है। दैट मीन्स हमारा आंसर यूएसए है। किस चीज़ के लिए? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर यूनाइटेड स्टेट्स है। उसके बाद बच्चों चाइना, रशिया, सऊदी अरेबिया आ जाते हैं। आई एम नॉट मेंशनिंग देम, हमारे लिए फर्स्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर इंडिया का रैंक जानना चाहते हैं तो इंडिया 5th नंबर पे रखा है इस रिपोर्ट ने। क्या कहा मैंने? इंडिया को इस रिपोर्ट ने 5th पोजीशन पे रखा है, कि इंडिया जो है 5th पोजीशन पे है एज लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर इन 2016। तो मैंने क्या कहा? यूएस का बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंडिचर है किसके ऊपर? मिलिट्री के ऊपर। तो मैंने कहा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर यूएसए है। 2nd नंबर पे चाइना है, और अगर इंडिया की बात करें तो 5th नंबर पर है। हमें सिर्फ यूएसए और चाइना जानना था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बच्चों नेम द पोर्ट इन विच इंडो फ्रेंच नेवल एक्सरसाइज वरुण हैज स्टार्टेड। तो ये जो एक पहले तो ये नाम याद रखिए, पूछा ये भी जा सकता है कि इंडो फ्रेंच नेवल एक्सरसाइज का नाम क्या है, रिसेंटली स्टार्ट हुई इंडो फ्रेंच नेवल एक्सरसाइज का नाम क्या है? तो नाम बच्चों वरुण है, ये याद आपको रखना होगा कि वरुण क्या है। कोई ऐसा ही क्वेश्चन पूछ ले वरुण क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? वरुण है इंडो फ्रेंच नेवल एक्सरसाइज। वरुण क्या है? इंडो फ्रेंच नेवल एक्सरसाइज है, जो कहाँ स्टार्ट हुई? जो स्टार्ट हुई टूलोन पोर्ट पे। अब अगर बात करेंगे टूलोन पोर्ट की, तो हम ऑब्वियसली बात है फ्रेंच की ही बात कर रहे हैं। तो फ्रांस का ऐसा मतलब बोलते हैं कि ये टूलोन पोर्ट कहाँ पर है? सदर्न फ्रांस का मेडिटेरेनियन कोस्ट है, वहाँ पर उस जगह को, उस पार्ट को टूलोन पोर्ट कहते हैं। आपके लिए वो जानना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस फ्रांस का मतलब सदर्न फ्रांस का मेडिटेरेनियन कोस्ट है जहाँ पर टूलोन पोर्ट है। मैंने ये बताना था बेसिकली कि फ्रांस में है ये पोर्ट। आप बस इतना याद रखिए कि इंडो फ्रेंच नेवल एक्सरसाइज वरुण है, जिसे स्टार्ट किया कहाँ पर? जिसे स्टार्ट किया बच्चों टूलोन पोर्ट पे। कहाँ स्टार्ट किया? टूलोन पोर्ट पे। तो टूलोन पोर्ट याद रखिएगा, स्टार्ट हुई थी, अप्रैल की बात हो रही है ये। तो देखिए काफ़ी सारे क्वेश्चंस मे के हैं, ये ऐसा रहता है जो अभी वाला हम पढ़ रहे हैं बेसिकली करंट अफेयर्स। कुछ क्वेश्चंस जो अप्रैल के इंपॉर्टेंट रह जाते हैं और मई के आ जाते हैं बच्चों, वो डाले हुए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम द नेशन विच हैज़ एबॉलिश्ड इट्स 457 वीज़ा प्रोग्राम। पिक्चर से ही पता चल जाएगा, 457 वीज़ा प्रोग्राम ऑस्ट्रेलिया को रेफर कर रहे हैं। कह रहा है ये बहुत फेमस था, किसके अंदर? इंडियन माइग्रेंट वर्कर्स के अंदर बहुत फेमस था 457 वीज़ा प्रोग्राम। नाम से बस ये याद रखिए कि ये वीज़ा प्रोग्राम कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का है।
457 वीज़ा प्रोग्राम ऑस्ट्रेलिया का है। नेम द नेशन विच हैज़ एबॉलिश्ड इट, बंद कर दिया है इसे। तो 457 वीज़ा प्रोग्राम किससे रिलेटेड, किस नेशन से रिलेटेड था, तो ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड था। याद रखिएगा 457 वीज़ा प्रोग्राम इंडियन माइग्रेंट वर्कर्स के अंदर फेमस था। हम कह रहे हैं इसे एबॉलिश कर दिया गया है, तो 457 वीज़ा प्रोग्राम ऑस्ट्रेलिया का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ज़रा ध्यान से, ये देखिए क्वेश्चन कहता है नेम द नेशन विच इज़ गोइंग टू होस्ट द 14th एडिशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे ऑफ वैसाख 2017। पहले ये देखिए ये पिक्चर लगाने का पर्पस क्या था। पर्पस ये था बच्चों, ये नहीं बता रही हूँ सिर्फ कि श्रीलंका इसे होस्ट करने वाला है, नहीं उतना नहीं बताना है। वैसाख क्या है, वैसाख बच्चों जब हम बात करते हैं तो वैसाख जो है वो महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध का जन्म, उनकी मृत्यु, दैट मीन्स उनका एनलाइटनमेंट। देखिए सिर्फ बर्थ नहीं है, सिर्फ एनलाइटनमेंट नहीं है, जहाँ पर उनकी डेथ हुई, ये सारी की सारी चीज़ें इनको याद किया जा रहा है। वैसाख जो है ये याद रखिए महात्मा बुद्ध से रिलेटेड है। तो बुद्धिस्ट टीचिंग्स फॉर सोशल जस्टिस एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड पीस, ये इसके अंदर लिखा है। इस पिक के अंदर ही देख लीजिए कि वैसाख को होस्ट करेगा कौन, श्रीलंका। श्रीलंका वैसाख को होस्ट करने वाला है। वैसाख के नाम से कुछ अलग मत सोचने लगिएगा। वैसाख हम बात कर रहे हैं महात्मा बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, गौतम बुद्ध की। वैसाख मतलब हम बात कर रहे हैं गौतम बुद्ध की। बस ये याद रखिए कि यूनाइटेड नेशन का इंटरनेशनल डे ऑफ वैसाख, इसे कौन, पहले तो श्रीलंका की बात कर रहे हैं, वो होस्ट करने वाला है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि ये किससे रिलेटेड है, तो हम कह रहे हैं ये महात्मा बुद्ध से रिलेटेड है। वैसाख महात्मा बुद्ध और श्रीलंका होस्ट करने वाला है इस इंटरनेशनल डे को। ये रिसेंट के जो अभी मई में होने वाली या मई में जो होंगी चीज़ें, या फिर अप्रैल में कुछ 2-3 चीज़ें रह गई, तो वो सारा का सारा कलेक्शन है। वैसाख, गौतम बुद्ध। हबीबगंज जो ये एक स्टेशन है, हबीबगंज जो है बच्चों एक रेलवे स्टेशन है। देखिए हमें तो ये पता है कि हबीबगंज जो रेलवे स्टेशन है ना, दैट ऑल द स्टेशंस आर ओन्ड बाय आवर गवर्नमेंट, दैट वी नो, रादर वी आर वेरी मच फेमिलियर विद इट। सारे के सारे स्टेशन जो हैं वो गवर्नमेंट ओन्ड होते हैं, लेकिन हबीबगंज एक स्टेशन है बच्चों जो प्राइवेटली ओन्ड रेलवे स्टेशन है। तो मैंने कहा ये जो प्राइवेटली ओन्ड रेलवे स्टेशन है ये किस सिटी के अंदर है, वी आर रेफरिंग टू भोपाल। सिटी बोल लीजिए, स्टेट बोल लीजिए, मतलब यहाँ पर मैं कहना ये चाह रही हूँ, क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जाए, कह रहा है नेम द सिटी, नेम द स्टेट, तो हम कह रहे हैं मध्य प्रदेश भोपाल में हबीबगंज एक रेलवे स्टेशन है जो गवर्नमेंट ओन्ड नहीं है, जो प्राइवेटली ओन्ड रेलवे स्टेशन है। हबीबगंज नाम भूलना नहीं है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन प्राइवेटली ओन्ड रेलवे स्टेशन, हम लोग भोपाल को रेफर कर रहे हैं। याद ये रखना है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स बनाया, 180 नेशंस ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स बनाया। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो बनाती है वो कौन बनाती है, ये भी तो याद रखना पड़ेगा, इवन दैट इज इम्पॉर्टेंट। वर्ल्ड, देखिए हर बार यही बोलती हूँ, कोई रिपोर्ट कौन बनाता है वो क्वेश्चन हमेशा ही अच्छा और इम्पोर्टेंट होता है, प्लीज़ भूलिए मत, इसे लिख करके याद करिए। हम बात कर रहे हैं बच्चों रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ये एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। धीरे धीरे बिल्कुल बोल रही हूँ, लिख रही हूँ साथ में, ताकि आपको ये समझ आए और याद रहे। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बनाती है बच्चों वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। प्रेस कितनी फ्री है ये बात चल रही है यहाँ पर, प्रेस के फ्री होने की बात चल रही है। पिक देखेंगे तो ये देख पाएंगे कि 180 नेशंस हैं, देख रहे हैं 180 नेशंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन हमें क्या कंसर्न इस बात से, हमें कंसर्न तो अपने इंडिया से है। तो इंडिया का रैंक इसके अंदर बच्चों 136 है। इंडिया का रैंक इसके अंदर 136 है।
लेकिन फिर वही बात की फर्स्ट तो जानना ही पड़ता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में फर्स्ट नंबर पे कौन है? तो टॉप करने वाला नॉर्वे। टॉप करने वाला कौन है बच्चों? नॉर्वे। याद रखिएगा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 136 रैंक इंडिया का। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाती है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स WPFI, जिसमें इंडिया का रैंक 136 है। अब यहाँ पर एक अच्छी बात, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मिस टीन यूनिवर्स की। ये याद रखिएगा, मिस टीन यूनिवर्स की। तो मिस टीन यूनिवर्स नाम तो हमने बहुत सारे लिखे हैं, बट हम बात कर रहे हैं इंडियन की। तो एक इंडियन सृष्टि कौर जो बन गई मिस टीन यूनिवर्स। मिस टीन यूनिवर्स सृष्टि कौर बनी है, बड़ी बात है इंडिया का। फिर दोबारा से इंडिया के लिए एक अच्छी न्यूज़ है, एक और फीमेल इंडिया को आगे लेके जाती हुई मिस टीन सृष्टि कौर, जो मिस टीन यूनिवर्स बनी है 2017 की। सृष्टि कौर नाम याद इसलिए रख पाएंगे क्योंकि एक इंडियन नाम है, आई एम श्योर आपको तो याद हो ही जाएगा। सृष्टि कौर मिस टीन यूनिवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है एक इंडियन पर्सनालिटी है जो जापान के ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन अवार्ड जिनको मिला है। ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन अवार्ड ये जापान का है। ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन एक रेप्यूटेड अवार्ड है जापान का। ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन ये दिया गया है यूनियन मिनिस्टर अश्विनी कुमार को। ये दिया गया है यूनियन मिनिस्टर अश्विनी कुमार को। देखिए, ये जो यूनियन मिनिस्टर अश्विनी कुमार हैं, जापान और इंडिया के टाइज को फोस्टर करने के लिए, इंडिया में और जापान में फ्रेंडशिप को प्रमोट करने के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया। जापान का एक फेमस अवार्ड है ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन। ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन। अब सन है तो जापान की बात करेंगे ना, तो हमने कहा ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन जापान का एक रिप्यूटेड अवार्ड है जो अश्विनी कुमार को मिला है, जो यूनियन मिनिस्टर हैं। जापान और इंडिया के टाइज को स्ट्रॉन्ग बना रहे थे, इसीलिए जापान ने इन्हें ये अवार्ड दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम द नेशन विच होस्टेड द 2017 इंटरनेशनल बसव कन्वेंशन। अब ये बसव हिंदी वर्ड बसव है, ये गुरु बसव है बेसिकली। अगर थोड़ा आपको पता हो इस बारे में तो हम कह रहे हैं गुरु बसव। नेशन तो कोई डिफरेंट हो ही नहीं सकता, इंडिया में ही बसव जयंती मनाई जाती है। गुरु बसव की बात हम कर रहे हैं। ये देखिए, इंडिया में बसव जयंती मनाई जाती है। तो इंटरनेशनल बसव कन्वेंशन है, कोई बात नहीं, घबराइए मत, बट बसव कन्वेंशन गुरु बसव को रेफर हम कर रहे हैं। नेशन इंडिया है जो होस्ट करने वाला है 2017 के, हम कह रहे हैं होस्ट करेगा 2017 के इंटरनेशनल बसव कन्वेंशन को। तो क्या बताया मैंने, ये देखिए, ये जो बसव कन्वेंशन है, इंटरनेशनल बसव कन्वेंशन, होस्ट करने वाला नेशन कौन था? इंडिया था। तो बसव जयंती मनाई कहाँ जाती है? इंडिया में। तो हम नाम आसानी से याद कर लेंगे, ये गुरु बसव है बेसिकली। तो नेशन कौन सा जिसने होस्ट की इंटरनेशनल बसव कन्वेंशन को? इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन वन लाइनर्स के थ्रू पढ़ेंगे बच्चों। अब और थोड़ा सीरियस हो जाइए, थोड़ा और ध्यान दीजिए। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। अगर आपको याद हो तो आज हमने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भी पढ़ा है, जिसमें इंडिया का नंबर, इंडिया का रैंक 136 था, जिसमें नॉर्वे ने टॉप किया था। तो इतना डिफिकल्ट तो आपके लिए होगा नहीं, 2 प्रेस वाली चीज़ें आपने पढ़ ली हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। 1 मई इंटरनेशनल वर्कर्स डे, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं थी, वैसे ये सबको पता ही होता। द प्लैनेट न्यूली डिस्कवर्ड, द प्लैनेट न्यूली डिस्कवर्ड बाय नासा। यहाँ पर याद ये रखिए बच्चों, हम जो बात कर रहे हैं नासा का न्यूली डिस्कवर्ड प्लैनेट, द न्यूली डिस्कवर्ड प्लैनेट, द न्यूली डिस्कवर्ड प्लैनेट बाय नासा, जिसका नाम है आइस बॉल। आइस बॉल इज द नेम ऑफ द प्लैनेट जो डिस्कवर किया है नासा ने। जैसे हम अपने सन से दूर हैं, जितने डिस्टेंस पे, मतलब हम लोग, दैट मीन्स द अर्थ इज देयर, जितने डिस्टेंस पे अर्थ है सन से
अर्थ जितनी दूर है लगभग आइस बॉल प्लैनेट भी अपने सन से उतनी ही दूरी पर है। मैंने कहा हम बात कर रहे हैं हमारा सोलर सिस्टम, मैंने कहा सन से जितनी दूर हम हैं, आइस बॉल अपने सन से लगभग अप्रॉक्सीमेटली उतना ही दूर है। अर्थ ट्विन कहा जा रहा है इसे। आपको याद सिर्फ इतना रखना है जिस पे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। कोई कहानी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि याद आपको करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। नासा ने एक नया प्लैनेट डिस्कवर किया है जिसका नाम है बच्चों आइस बॉल। इंडिया नोटिफाइज conformity to UN resolution on imposing sanctions against North Korea। यहाँ पर हम ये बताना चाह रहे हैं, तो ये कह रहे थे हम लोग कि जो नॉर्थ कोरिया है, ऐसा कहा जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया जो है बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन कर रहा है, मतलब न्यूक्लियर पावर का कुछ गलत इस्तेमाल कर रहा है। इस पे यूएन जो है रेजोल्यूशन पास कर रहा है और इस बात को नोटिफाई कर रहा है बच्चों, इस बात को नोटिफाई कर रहा है इंडिया, इस बात को नोटिफाई कर रहा है इंडिया। याद रखिएगा, मतलब इंडिया ये कह रहा है कि हाँ जी बिल्कुल हम भी सपोर्ट कर रहे हैं आपको। अगर कुछ ऐसा कर रहा है नॉर्थ कोरिया, यूएन रेजोल्यूशन पास कर रहा है इसके अगेंस्ट, तो इसमें इंडिया भी इस बात के साथ सहमति रखता है, इस बात को नोटिफाई कर रहा है कि अगर कुछ ऐसा है तो इंडिया भी यूएन को सपोर्ट कर रहा है, नोटिफाई कर रहा है, उसकी बात मान रहा है। तो नॉर्थ कोरिया जो न्यूक्लियर पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है उस पर यूएन रेजोल्यूशन पास कर रहा है और इंडिया यूएन की इस बात को सपोर्ट कर रहा है। अब अल्बानिया के न्यू प्रेसिडेंट का नाम है इलीर मेटा। अल्बानिया के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं इलीर मेटा। याद रखिए, ये नाम याद रखना होगा आपको। अल्बानिया के नए प्रेसिडेंट का नाम है इलीर मेटा। क्या नाम बताया मैंने? इलीर मेटा इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ अल्बानिया। ये आपने बहुत सुना होगा, ये सबके पास मेल आ रहा है। फाटका पहले फुल फॉर्म ज़रूर याद रखिए, सारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, हाई चांसेस आर देयर। फाटका क्या है? फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट। फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट, दैट इज़ फाटका। अब ये क्या कह रहा है? ये बच्चों ये कह रहा है कि कंप्लाई हमें करना है, फॉलो हमें करना है किसको? ऑल बैंक अकाउंट्स ओपन बिटवीन दिस डेट टू दिस डेट, 1 जुलाई 2014 से 31 अगस्त तक जो भी अकाउंट खुले हैं उन्हें सेल्फ सर्टिफाई करना होगा। अगर सेल्फ सर्टिफाई नहीं करेंगे तो ये ऐसा भी कहा जा रहा है कि कुछ अकाउंट्स को तो फ्रीज ही कर दिया जाएगा। जो अकाउंट्स इस दौरान खुले हैं, इस ड्यूरेशन के बीच में खुले हैं, 1 जुलाई 2014 से 31 अगस्त 2015 के बीच में जो अकाउंट्स खुले हैं उन्हें कंप्लाई करना होगा। फाटका जो है, देखिए सीधी बात है, अगर मैं थोड़ा आपको बताने जाऊं तो हम रेफ़र किसको कर रहे हैं? देखिए, फाटका इनेबल्स ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बिटवीन इंडिया एंड द यूएस। इंडिया और यूएस के बीच में जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होगा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का इंडिया और यूएस के बीच में एक्सचेंज होगा, दैट इज़ फाटका। ये ऑटोमेटिक एक्सचेंज होगा, इनेबल हो जाएगा फाटका से। हमें अपने सारे जो भी बैंक अकाउंट्स है उनके अंदर क्या करना होगा? उनको सेल्फ सर्टिफाई करना होगा। सेल्फ सर्टिफाई नहीं करेंगे तो ये कहा जा रहा है कि आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाएगा। इन ड्यूरेशन के बीच में खुले हुए बैंक अकाउंट्स को आपको सेल्फ सर्टिफाई करना होगा। फाटका क्या कर रहा है? ऑटोमेटिक एक्सचेंज कर रहा है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का इंडिया और यूएस के बीच में। इसरो लॉन्च करने वाला है साउथ एशिया सैटेलाइट। इसरो इज गोइंग टू लॉन्च द साउथ एशिया सैटेलाइट ऑन 5 मई। याद रखिए, इसरो अभी इंडिया का इसरो लॉन्च करने वाला है साउथ एशिया सैटेलाइट। याद रखिएगा, इसरो, इंडिया का इसरो लॉन्च करने वाला है साउथ एशिया सैटेलाइट। कब? 5 मई को बड़ा इवेंट होगा। आरबीआई ने एक मिनिमम 100 करोड़ का NOF, नेट ओन फंड, नेट कॉर्पस रखा है। ये बात देखिए समझ में नहीं आती है जल्दी, कोशिश तो करूँगी समझाने की, शायद ही समझ आए, बट मैं पूरा ट्राई करूँगी आपको बात मेरी समझ में आए।
आरबीआई ने एक लिमिट रखा है मिनिमम 100 करोड़ का नेट ओन्ड फंड, नेट कॉर्पस का, किसके लिए? एआरसीज के लिए, मार्च 2019 तक। अब एआरसी क्या है? एआरसी बच्चों एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं। एआरसीज क्या हैं? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं। याद क्या रखना है इसके अंदर? व्हाट इज इंपॉर्टेंट आउट हेयर? पहले तो आपको मेरी बात आई एम श्योर समझ अभी आई ही नहीं होंगी, अभी तो ऐसा लग रहा होगा आपने कि मैम ने कुछ भी बोल दिया बीच में। सुनिए ध्यान से, मैं पहले तो आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि 100 करोड़ होने चाहिए। किसके पास होने चाहिए? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के पास होने चाहिए। 100 करोड़ होने चाहिए एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के पास होने चाहिए। पहले ये देखिए कि ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, सीधी सी बात है, ये एसेट को रिकंस्ट्रक्ट करती होंगी। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज क्या करती होंगी? एसेट्स को रिकंस्ट्रक्ट करती होंगी। एक बैंक से बैंक के एनपीएस खरीदे। एनपीए क्या है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बेच रहा है। बैंक के पास एनपीएज हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं बिल्कुल आसान सी लैंग्वेज के अंदर। हमने कहा एनपीएज हैं बच्चों बैंक के पास एनपीए थे सपोज 50 CR के। अब ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है और ये कुछ भी तो नहीं करके दे रहे, उल्टा बैलेंस शीट बैंक की खराब कर रहे हैं। तो ये जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी थी, इसने बैंक से एनपीएस 50 करोड़ के खरीद लिए। खरीदे कितने में? अब ये सिर्फ 10 करोड़ में खरीद लिए। बैंक ने 10 करोड़ में बेच दिए। अब आपको लग रहा होगा बैंक इतने सस्ते में क्यों बेच रहा है? सस्ते में इसलिए बेच रहा है बच्चों क्योंकि ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, ये तो कुछ करके नहीं दे रहे ना बैंक को। बैंक का भी प्रॉफिट हो गया, बैंक को भी 10 करोड़ मिल गए। अब एआरसी को ये लग रहा है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को ये लग रहा है कि वो अपने बोरोवर से कम इस 10 करोड़ की चीज़ के 30 करोड़ तो निकाल ही लेगी। अब एआरसी को भी बेनिफिट, बैंक को भी बेनिफिट। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बैंक से एनपीए बैंक के 50 करोड़ वाले 10 करोड़ में खरीद लेगा। बैंक के 50 करोड़ तो वैसे ही बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे थे, उसको कुछ नहीं करके दे रहे थे, बैंक को भी 10 करोड़ मिल गए। तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने अपने बोरोवर्स को जब वो उनसे निकलवाए तो 30 करोड़ निकाल लिए। तो जो 20 CR बच गया वो एआरसी का, तो एआरसी भी प्रॉफिट में और बैंक भी प्रॉफिट में। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ऐसे काम करती है। तो कह रहा है सपोज मैं एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी हूँ, तो मिनिमम मेरे पास कितना पैसा होना चाहिए? किसी बैंक से उसके एनपीए खरीदने जा रही हूँ तो कुछ मिनिमम वैल्यू तो मेरे पास भी होनी चाहिए बीइंग अ कंपनी। तो मेरे पास 100 करोड़ मिनिमम होना चाहिए। नेट ओन फंड, नेट कॉर्पस हम कहना ये चाह रहे थे। एआरसीज के पास मिनिमम 100 करोड़ होना चाहिए। ये आरबीआई ने लिमिट सेट किया है मार्च 2019 तक। बहुत लंबा वीडियो है, आपके लिए बोरिंग हो जाएगा, बट रिवीजन प्लीज इंपॉर्टेंट है। अभी सिर्फ आंसर्स ही बताए हैं मैंने आपको, एक बार जल्दी। द्रौपदी, द फ्लेमिंग ट्रेसेस ऑफ द्रौपदी, रिटन बाय एम वीरप्पा मोइली। उसके बाद बच्चों यूएसए में वर्ल्ड ओशन फेस्टिवल, पहला वर्ल्ड ओशन फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाएगा। यूएसए न्यूयॉर्क को रेफर कर रहे हैं। उसके बाद पढ़ाया था शंख घोष जिन्हें बच्चों ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है 2016 का, हरियाणा नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप जीता। उसके बाद यूएसए सबसे ज़्यादा खर्चा करता है अपनी मिलिट्री के ऊपर इन द एंटायर वर्ल्ड। वरुणा इंडिया और फ्रेंच के बीच की एक नेवल एक्सरसाइज है जो टुलोन पोर्ट पर स्टार्ट हुई। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट पढ़ा था हमने ऑस्ट्रेलिया, जिसने 457 वीज़ा बंद कर दिया है। उसके बाद वैसाख जो बुद्धिस्ट फेस्टिवल, मतलब आप समझ लीजिए कि महात्मा बुद्ध को याद कर रहे हैं, श्रीलंका होस्ट करेगा इस यूनाइटेड नेशन के इंटरनेशनल डे ऑफ वैसाख को। नेक्स्ट हमने पढ़ा बच्चों इंडिया का रैंक 136 है 180 नेशंस में से, जिसमें इंडिया 136 नेशन पे था। फर्स्ट नंबर पे नॉर्वे था। वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को हम रेफर कर रहे थे, जिसे बनाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, हबीबगंज जो कि भोपाल में है वो प्राइवेटली ओन्ड रेलवे स्टेशन है। उसके बाद बच्चों सृष्टि कौर जो मिस टीन यूनिवर्स बनी, अश्विनी कुमार जो यूनियन मिनिस्टर है उन्हें जापान का ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन अवार्ड मिला। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को ऑब्जर्व करते हैं। इंटरनेशनल वर्कर्स डे 1 मई को न्यूली डिस्कवर्ड प्लैनेट नासा ने जो डिस्कवर किया आइस बॉल है। इंडिया ने इस बात को नोटिफाई किया है कि यूएन जो नॉर्थ कोरिया जो अपने पास न्यूक्लियर का गलत इस्तेमाल कर रहा है उसे यूएन उसके अगेंस्ट एक रेजोल्यूशन पास करेगा और इंडिया यूएन को सपोर्ट करता हुआ। उसके बाद याद रखिए बच्चों इलिर मेटा ये अल्बानिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं। लास्ट मैंने आपको पढ़ाया था फाटका फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट जो कि सारे के सारे बैंक अकाउंट्स जो 1 जुलाई 2014 से 31 अगस्त 2015 के बीच में खुले हैं उन्हें अपने अकाउंट्स को सेल्फ सर्टिफाई करना होगा। फाटका जो है बेसिकली इनेबल करता है एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंडिया और यूएस के बीच में। इसरो लॉन्च करने वाला है 5 मई को साउथ एशिया सैटेलाइट ऑन 5 मई। साउथ एशिया सैटेलाइट को आरबीआई मिनिमम 100 करोड़ की लिमिट रख रहा है। किसके लिए? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के लिए मार्च 2019 तक। अभी रैप अप कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।